डॉक्टर साहब, हुकूमत का जो बड़ा एतराज़ है एहतजाज को लेकर वो ये है कि बेलारूसी वफ़द जो है वो पहुंच चुका है और सदर भी कल आ जाएंगे। तो पीटीआई इस तरह के ऐलानात का ऐलान क्यों करती है, इस तरह के ऐलानात क्यों कर रही है? आपको क्या लगता है कि पीटीआई को ये स्ट्रेटजी अपनी गलत बना रही है? नहीं जी, मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ तो एक काफ़ी मुनज़्ज़म इस बार, अब वो कामयाब होती है कि नहीं होती उनकी हिकमत अमली और क्या उनको हासिल होता है, लेकिन एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली उनकी मुख्तलिफ जो रहनुमा उनसे बात हुई तो बज़ाहिर उसमें नज़र आती है। उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को एतमाद में भी नहीं लिया, जिनके ऊपर जो है वो शक था उनकी क़यादत को, या मुख्तलिफ था कि भाई ये पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आज हुआ भी कि कुछ रहनुमा जो हैं वो शौकिया गिरफ़्तार होते हमें नज़र आए, लेकिन उनकी जो हार्ड कोर, उनके जो लॉयलिस्ट लीडरशिप है उनकी, जो खान साहब के बहुत करीब हैं, उन्होंने एक बड़ी मरबूत किस्म की हिकमत अमली तैयार की है। अच्छा, वो हिकमत अमली कामयाब होती है या नाकाम होती है ये बात की बात है, लेकिन वो हिकमत अमली जो है वो उसमें ये बात है कि वो फौरी तौर पे इस्लामाबाद में दाखिल आज नहीं होने जा रहे, और शायद वो कल भी दिन में दाखिल ना हो। वो इस्लामाबाद को घेरने जा रहे हैं। अभी तक जो बात हो रही है, घेराव करेंगे इस्लामाबाद का, और उसके बाद ये है कि वो घेराव करेंगे और जिसे आप कह सकते हैं कि चोक कर देंगे या बंद कर देंगे चारों तरफ से शहर को, और फिर मुख्तलिफ इलाकों से वो शहर में दाखिल होने की कोशिश करेंगे। और इस अमल को वो चाहेंगे कि मेरी जो लोगों से बात हुई और यहाँ पे जो सिक्योरिटी के हुकाम हैं, वो भी यही उनकी असेसमेंट है कि वो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जिसे कहना चाहिए ना कि एग्जॉस्ट करेंगे यहाँ इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है उसको। और 24 घंटे 48 घंटे तो पिछले हो गए हैं जिसमें इंटरनेट बंद है, कंटेनर्स लगे हुए हैं, पूरा सारा वो इसको तूल देंगे, और 2 रोज़ 3 रोज़ 4 रोज़ पीछे हटेंगे, आगे आएंगे, गिरफ्तारियां होंगी, जो गिरफ्तारियां होंगी अदालतों से रब्ता होगा, बेलें करवाएंगे, आगे वो एकदम से जो है वो एकदम आगे आने का जो है ना कि एक ही दिन बस टकराव हो जाए और वो एग्जॉस्ट करेंगे। और फिर उसके बाद वो इसी दौरान जो है उनके रहनुमाओं का ये कहना है कि हम जब ये सारा चारों तरफ से हम घेर लेंगे और मुख्तलिफ जो जलूस हैं वो पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों के बाहर, तो फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि फिर खान साहब को बताएंगे अब आगे क्या करना है, और मुज़ाकरात जो भी होंगे हमारे उसके बाद वो खान साहब की रजामंदी से ही होंगे कि अब कितने लोग हैं, अब कितने लोग हैं जो पीछे रह गए वो आगे पहुंचे। तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पुलिस हैं, और जो बाकी, और इस्लामाबाद जब बंद होगा तो वही कह रहे हैं कि पिछले 24-48 घंटों से आपने देखा है सारी सरगर्मियां बंद हैं, मुल्क तो स्टैंड स्टिल ऐसे ही 2 रोज़ 4 रोज़ 5 रोज़ क्या रह सकता है। तो उसके बाद जो है वो बातचीत का हम आगाज़ करेंगे और ये देखेंगे कि खान साहब के साथ हम मिलेंगे, फिर वापस आएंगे। तो एक इसको वो लंबा यानी आज 24 तो गुजर गई, प्रोसेस आप देखा होगा, जलूस में भी नहीं पहुंचे, कुछ गिरफ्तारियां हो गई, कुछ पे, इसको वो आगे खींचेंगे। और इस दौरान वो कहते हैं कि बेलारूस का जो डेलीगेशन आ रहा है वो भी चला जाएगा। अब इसमें कामयाबी कितनी होती है, मुज़ाकरात होते हैं किस तरह से होते हैं, क्या किसको हासिल होता है, मुल्क का कितना नुकसान होता है, यौमिया आपको पता है कि अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है हर रोज़ मईशत का। तो ये अब क्या इसका क्या हल निकलेगा, ये अब आने वाले दिनों में हम देखते हैं। असल बात यह है कि जान माल, सिक्योरिटी, मईशत, इस्तेहकाम मुल्क का, ये प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए सबकी इस वक्त। तो देखना यह है कि हुकूमत, अच्छा मोहसिन नकवी साहब से वो कह रहे हैं कि हम बात नहीं करेंगे, तो बाकी अब हुकूमत की तरफ से कौन आएगा। आज देखिए ना, बेलारूस का डेलीगेशन आया है तो उसको एयरपोर्ट पे रिसीव भी मोहसिन नकवी साहब ने किया, बाकी लोग तो नहीं हैं। मंजर आम पे ये जो अरेंजमेंट है इसमें बहुत सी शख्सियात नहीं आती, वो खामोशी से एक बयान वगैरह या कहीं किसी दूर दराज मकाम पे वो जारी करके गायब हो जाती हैं। ख़ासतौर पर जब ये इस्लामाबाद का तहरीक इंसाफ का कहना ये है कि जब इसके चारों तरफ लोग आ जाएंगे तो फिर वो मज़ीद मुहतात हो जाएंगे, क्योंकि ये जहन में रखें कि इस्लामाबाद आने का रास्ता ही बंद नहीं हुआ, इस्लामाबाद से जाने के रास्ते भी बंद हैं, और यहाँ से जाते हुए जो है वो जी जी बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि अब ये जब यहाँ पहुँच जाएंगे तो इनके लबो लहजे जो हैं ज़रा मुख्तलिफ आपको नज़र आएंगे। ये तहरीक इंसाफ का कहना है।
हुकूमत का कहना है, हुकूमत तो ज़ाहिर है नहीं, मोहसिन नकवी साहब और बाकी जो शख्सियात हैं, जो रियासती अदारे हैं और सिक्योरिटी सर, वो कह रहे हैं कि हम हर सूरत में जान और माल का, और जो डी चौक और रेड जोन और उसके बाद फिर डिप्लोमेटिक इनक्लेव और यहाँ पे सारे जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी महफूज करेंगे। लेकिन असल बात है कि शहर तो बंद है ना, शहर तो पहले ही बंद हुआ है, इंटरनेट भी बंद हुआ है, सड़कें भी बंद हुई हैं। तो वो कह रहे हैं कि जी हमने तो सड़कें नहीं बंद करने को कहा इनको, हम तो पुरअमन एहतजाज के लिए आ रहे हैं, इन्होंने पहली सड़कें बंद कर दी हैं, तो ये शहर हमारी वजह से तो बंद नहीं हुआ, ये तहरीक इंसाफ कह रही है। बहरहाल ये अगले 2 रोज़ 3 रोज़ जब तक ये मामला है, अल्लाह करे ये बखैर खूबी मुल्क के लिए किसी बेहतरी की तरफ ये जाए सारा मामला, और ये बखैर खूबी मामला हल हों। तो एक तो ये स्ट्रेटजी है उनकी, और हुकूमत जो है वो इंतज़ार कर रही है कि क्या यही स्ट्रेटजी होगी या कुछ और होगा, या क्योंकि जो इनकी तरफ से कुछ लोगों की जिम्मेदारी लगाई गई थी कि आपने ऐसे ऐसे करना है, वो लोग फारिग हो गए हैं इस पूरी स्ट्रेटजी में, वो शामिल ही नहीं है। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग मूव जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो यहाँ पर आप समझें कि वो जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन का मुझे कुछ रब्ता हुआ, कुछ यहाँ बात हुई इस्लामाबाद में, तो मुझे लगा कि वेल इन्फॉर्म नहीं है। वो कहते हैं कि यार वो हमें डॉज कर सकते हैं इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा, तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है। अच्छा, तो ये डेवलपिंग है, अब ये 24 तारीख नहीं है, अभी डेवलपिंग है, और अगले 1-2 रोज़ में हमें पता चलेगा कि ये मामला जो है ये किस रुख पे जा रहे हैं। लेकिन पहली बात वही, इस्तेहकाम, मईशत, जानो माल, एम्बुलेंसें ना फंसें, बच्चों के स्कूल बंद, इंटरनेट बंद, मईशत, सिक्योरिटी, ये आज का पूरा दिन जो है या कल जो गुजर गई, हमें जो पूरी हम सब की तवज्जो होनी चाहिए थी कुरम में जो सानहा पेश आया है और वहाँ पे जो शहादतें हुई हैं, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पे जो हुआ है ना उसमें ब्रीफिंग है हमारे पास कोई, ना हमें कोई डिटेल्स बताई गई हैं, ना उस वाक़े का किस तरह से, उस सानहे का किस तरह से क्या है हुआ है। वहाँ पे लोग अशबार भी हैं, परेशान भी हैं, लेकिन ये कि सारा जो ध्यान है वो इस वक्त इस्लामाबाद के में जो कुछ हो रहा है या होने जा रहा है उस तरफ है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि देखें, मैं ये बात पहले भी मैं एक अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि जो ख़ित्ते के हालात और वाक़यात हैं और जो तेज़ी से आग फैल रही है पूरे रीजन में, ये एक तीसरी, अगर हम 2 जंगों से कंपेयर करें पहली, तो ये दूसरी जंग अजीम की कंटिन्यूशन है जो हमें तीसरी जंग में नज़र आती है। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है। देखिए, पहली जंग अजीम जब हुई थी ना, तो उसमें भी एक वेस्टर्न फ्रंट था, और फ्रांस और बेल्जियम में हमें जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया ये लड़ते हुए नज़र आ रहे थे। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का वेस्टर्न फ्रंट था। एक उसका ईस्टर्न फ्रंट भी था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, और उसमें जो है वो रशिया, ऑस्ट्रिया और हंगरी, जर्मनी, ये किसी हद तक हम कह सकते हैं कि ये ईस्टर्न फ्रंट था। और एक इसमें इटालियन फ्रंट भी था, और इटालियन फ्रंट जो था उसमें इटली, ऑस्ट्रिया और हंगरी ये ममालिक लड़ रहे थे। लेकिन कई फ्रंट खुल गए थे, और ये मत भूलें कि बहुत इंपॉर्टेंट फ्रंट जो, अगर सबसे ज़्यादा मुझे कहेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट फ्रंट था पहली जंग अजीम का, तो वो मशरिक़ वस्ता में खुला था, जिसमें सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ अरब लड़ रहे थे और अरबों का साथ दे रहे थे बरतानिया, जिसको हम ऑटोमन एम्पायर टूटी और हम लॉरेंस ऑफ अरेबिया और ये सारा मामला कहते हैं। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है उसमें कई फ्रंट्स खुले हुए थे। बाल्कन्स के अंदर फ्रंट खुल गया था, बाल्कन्स का फ्रंट एक अलग फ्रंट है, इसी तरह अफ्रीका के अंदर एक फ्रंट खुला, मतलब बहुत सारे फ्रंट्स पे 40 मुल्क कूदे हुए थे उस लड़ाई में, 40 मुल्क पहली जंग अजीम में। और वो एक जगह से शुरू हुआ था, फैलते 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 बहुत सारे मुल्क आ गए थे। इसी तरह से अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चले जाएं, जो कि कंटिन्यूएशन थी, जो मसले रिजॉल्व नहीं हो सके थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक खिंच गए। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी एक तो यूरोपियन फ्रंट है, यूरोपियन फ्रंट भी 2 हैं, एक ईस्टर्न है जहां जर्मन सोवियत यूनियन से लड़ रहा है, जहां जनरल फ्रॉस्ट हम जिक्र करते हैं, और एक उसका वेस्टर्न फ्रंट है जहां पे जर्मनी जो है वो लड़ रहा है फ्रांस से, बरतानिया से, और बाद में उसमें अमेरिका में भी आ गया। यानी यूरोपियन फ्रंट भी 2 तरफ है। और फिर उसका एक पैसिफिक फ्रंट है जहां जैपनीज जो हैं, ये पर्ल हार्बर वाला, ठीक है ना, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और इनसे पर्ल हार्बर और फिर न्यूक्लियर वेपन गिरे यहाँ पे आके। लेकिन एक एशियन फ्रंट भी है। एशियन फ्रंट में जो है वो जापान, चाइना, इन मुल्कों से लड़ रहा है। और एक फिर अफ्रीकन फ्रंट है,
यानी अफ्रीकन फ्रंट दोनों जंगों में है, कॉलोनीज हैं, वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं वहाँ पे, और दोनों जंगों में बैल्कन फ्रंट्स भी खुल गए थे, ठीक। एनीवे, अब मैं ये बात कहने जा रहा हूँ आपसे, जो मैं इसको थोड़ा सा फर्दर एलैबोरेट करूँ, कि आज जो है वो ये जो एक बड़ी जंग है, एक बड़ा बहुत सारी जंग है, बहुत सारे फ्रंट्स हैं, एक यूक्रेन रशिया फ्रंट है, एक गजा के अंदर और मशरिक़ वस्ता का फ्रंट है, एक हूतीस का फ्रंट है, एक चाइना अमेरिका का पैसिफिक में फ्रंट नज़र आ रहा है हमें। ये एक बड़ी जंग है, जो जिस तरह मैं इसको कंसीव करता हूँ, एक बहुत बड़ी जंग है, उसमें कई फ्रंट्स खुले हुए हैं। अफ्रीका के अंदर जो है वो तख्ते उल्टे जा रहे हैं, वहाँ पे जो है वो लड़ाइयाँ हो रही हैं, कोई कुव्वत किसके साथ है, वैगनर ग्रुप भी वहाँ पे, लैटिन अमेरिका में जो कुछ हो रहा है, एनीवे। लेकिन आज जो है मेरे ख्याल से 2-3 वाक़यात ऐसे हैं जो ये डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं कि ये फ्रंट्स आपस में मिलते किस तरह से हैं, इनकी ये कैसे मिल रहे हैं। और दो बहुत बड़े इवेंट्स हुए हैं मेरा ख्याल है। एक तो इवेंट जो है वो ये है कि जो ज़िवी कॉगन, अच्छा अब ये ज़िवी कॉगन जो हैं ये एक रबाई, ठीक है, और 28 साल इनकी उम्र, और ये जो है ये 2017 में ज़िवी कॉगन ये 2017 में ये मुत्तहिदा अरब अमारात आ गए थे। पिछले साल इनकी शादी हुई और ये जो है ये वहाँ पर आ गए, आके ये आबाद हो गए, और इन्होंने फिर जो चबाद जो ज्यूज़ हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत फ़ाल भी हुए, और उनके स्कूल वगैरह भी इन्होंने कायम किए। ये जो चबद करके जो कम्युनिटी है, ये जो है ये वो इलाका जो कि अब बेलारूस का हिस्सा है, वहाँ पे कुछ 200 साल पहले ये यहूदी कम्युनिटी जो है ये इसने अपने स्टार्ट लिया था। और ये लेकिन जो मजमूई जो दुनिया में इस वक्त यहूदी हैं उनका कोई 1% से भी कम ये हिस्सा है, लेकिन ये बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं, बहुत इंतहा पसंद हैं, और ये मतलब बहुत थोड़ी तादाद में लेकिन ऑर्थोडॉक्स हैं। अच्छा, अब ये जो 28 साल रबाई ज़िवी कॉगन हैं, इनको मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई से अगवा कर लिया गया। ये एक बहुत बड़ी खबर है। अच्छा। दुबई उन मुल्कों में से है, मुत्तहिदा अरब अमारात हमारा दोस्त है, बरादर मुल्क है बड़ा, लेकिन वहाँ इस तरह की कार्रवाई होना एक बड़ी अनहोनी बात है। इनको अगवा कर लिया गया, और उसके बाद इनको जुमेरात को इनको अगवा किया गया था, और आज सुबह जो है वो दुबई से कोई 1.5 घंटे की मुसाफत पे अबू धाबी में इनकी रिहाइशगाह थी। ये रिहाइशगाह थी इस बंदे की, और ये दुबई में आके अपनी सुपरमार्केट में काम करता था। ये अगवा हो गया, और उसके बाद इसकी लाश मिली एक गाड़ी से। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे राइटर्स को कोट कर रहा हूँ, ये बड़ी खबर है। Israel denounces murder of rabbi after body found 27 slide found in UAE। अच्छा, और ये UAE में जब ये हो गया वाक़या, तो उसके बाद फिर ये हुआ कि मोसाद ने वहाँ पर अपनी, और ज़ाहिर है दुबई की इंटेलिजेंस भी और मोसाद भी और सारा, तो उसमें 2-3 बातें जो हैं वो अब तक सामने आई हैं। पहली बात तो उसमें ये है कि क्या इसके पीछे, इस बंदे के कत्ल के पीछे, एक बात तो ये हो रही है कि जी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में कहा गया कि 3 उज़्बेक बंदे थे जिन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात की सरजमीन पे इस बंदे को अगवा किया, कत्ल किया, और उसके बाद वो टर्की फ़रार होने में कामयाब हो गए उज़्बेक बंदे। एक दूसरी थ्योरी जो है वो ये है कि ये इस बंदे के कत्ल के पीछे जो है वो ईरान का हाथ है। ये एक ग्रुप जो मोसाद में है या रशिया के सोर्सेज हैं, वही कह रहे हैं कि ये जो बंदा है ये इसको, अच्छा इसकी जो एक और इसमें इम्पोर्टेंट बात है, इसकी जो वाइफ है, इसके पिछले साल शादी हुई थी। अच्छा, अब इसकी जो वाइफ है, अच्छा। उसकी वाइफ के जो चचा हैं, इस तरह समझें कि इसकी वाइफ के चचा, इसकी वाइफ के चचा जो हैं वो मुंबई में जो 2008 में जो एक वाक़या पेश आया था, जो वहाँ पे
जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं उसमें मारे गए थे और दहशतगर्दी का एक वाक़या था। तो उसमें वो इसकी अहलिया के चचा और उनके अहले खाना भी मारे गए थे उस वाक़े में, जो मुंबई में मुंबई अटैक्स हुए थे।